आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में समग्र वार्ता यानी कि कंपोजिट डायलॉग के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध फिर से कब से बेहतर होते हैं, यानी कि कब दोनों देश फिर से अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे जैसे कि बात करते हैं 2004 की। वर्ष 2004 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई वार्ता की शुरुआत की जाती है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि कश्मीर, पाकिस्तान का जो मुद्दा होता था यानी केंद्रीय मुद्दा होता था वो कश्मीर होता था, और भारत का केंद्रीय मुद्दा क्या होता था, आतंकवाद होता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान हमेशा अपने केंद्र में क्या रखता था, कश्मीर मुद्दे को रखता था, और भारत हमेशा अपने केंद्र में कौन से मुद्दे को रखता था, तो आतंकवाद मुद्दों को रखता था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि दोनों देशों ने लचीला दृष्टिकोण अपनाया। दरअसल आगे चलकर क्या होता है, दोनों देश क्या करते हैं, लचीले दृष्टिकोण अपनाते हैं और यह स्वीकार कर लेते हैं कि दोनों देशों के बीच जो विवाद हैं अनेक हैं। ठीक है, जो तमाम विवाद हैं हमें एक साथ मिलकर उसको संस्थागत रूप में वार्ता करनी चाहिए। यानी कि दोनों देश ये कहते हैं कि हमारे पास तो अनेक विवाद हैं, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान ये कह रहे हैं, जो हमारे अनेक विवाद हैं उसको हमें थोड़ा से पीछे हटाना चाहिए और हमें फिर से अपनी वार्ता को शुरू करनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं वे मुद्दे कौन कौन से हैं जो तमाम भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे हैं। एक तो पहली बात करते हैं कि कश्मीर का मुद्दा, यानी कि कश्मीर का मुद्दा सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सियाचिन के बारे में बात करते हैं, तो सियाचिन भी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है। फिर सरक्रीक की बात करते हैं और रूलर बैराज की बात करते हैं। आतंकवाद व नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। कहीं न कहीं इन सारे जो मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कहीं न कहीं ख़राब करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए हैं। व्यापारिक संबंधों को भी बहाल करने की बात कही गई है कि व्यापारिक संबंध भी कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे से नहीं रहे। लेकिन दरअसल क्या होता है, आगे चलकर बात करते हैं 2008 में क्या हो जाता है, मुंबई आतंकी हमले हो जाता है, यानी कि मुंबई पर आतंकी हमला हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता जो होती रहती है उसे स्थगित कर दी जाती है, जो आज भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं रुकी हुई है। वैसे तो ये 2008 के बाद फिर शुरुआत हो जाती है 2014 में, लेकिन फिर क्या होता है 2016 में फिर ये आतंकवादी हमले होते हैं, और जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वार्ता स्थगित करने का मूल कारण यही है कि पाकिस्तान में विद्यमान अस्थिर राजनीतिक कारण है। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए, यानी कि जो वार्ताएं स्थगित की जाती हैं उसके पीछे का मूल कारण है कि पाकिस्तान में क्या है, अस्थिर राजनीतिक कारण है। मेन तो अस्थिर वहाँ पर क्या है कि जो राजनीतिक मुद्दा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि जो वहाँ की सरकार है उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। वहाँ की सरकार अगर देखा जाए तो जो भी चलती है वो सेना के दम पर चलती है। जैसे भारत में क्या है कि सशक्त सरकार है, भारत में क्या है कि सशक्त सरकार, उसमें भी सरकारों में भी देखा जाए तो केंद्र सरकार हमारे देश में क्या है, सबसे ज़्यादा मजबूत यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। चाहे उसके आगे कोई भी सेना भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कुल मिलाकर हमारे देश में जो सरकार है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसा है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर कहीं न कहीं सेना सबसे ज़्यादा प्रमुख है, सेना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उसमें भी जो राजनीतिक लोग होते हैं उनमें भी कहीं न कहीं बहुत सारी कमियाँ होती हैं। सरकार के द्वारा यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि पाकिस्तान या तो भारतीय सरकार से बात कर ले या अलगाववादियों से, यानी कि हमारे देश की सरकार ने साफ-साफ कह दिया पाकिस्तान को कि या तो पाकिस्तान क्या करे, हमारे सरकार से बात करे यानी कि हमसे बात करे, या वे अलगाववादियों से ही बात करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि दोनों एक साथ संभव नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान क्या करे कि अलगाववादियों से बात करके भारत को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाए, और दूसरी तरफ भारत से बात करके बताए कि हम तो आपके साथ ही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ बातचीत प्रतिबंध करने का तर्क सही तर्क नहीं है, क्योंकि यदि भविष्य में वार्ता करनी है तो वर्तमान में वार्ता स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। आगे चलकर ये भी कहा जाता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देते हैं, यानी कि प्रतिबंध लगा देते हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा कर देते हैं तो भविष्य में हमारी वार्ताएं जो होंगी, यानी कि जो हम वार्ता करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगी। वार्ताएं मतलब होती है बातचीत। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, वार्ता स्थगित करने से क्या हो सकता है, अलगाववादियों को अचानक सुर्खियों में लाने का मौका भी मिल जाएगा। देखिए, भारत के द्वारा ये भी कहा जाता है यदि हम वार्ताएं स्थगित कर देते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलगाववादियों को अचानक सुर्खियों में ला सकता है। वार्ता स्थगित करने से ज़्यादातर यह देश मानने लगते हैं कि समस्या का समाधान है तो भारत गंभीर नहीं है। देखिए, भारत ये तर्क देता है कि यदि हम अपनी वार्ताओं को स्थगित कर देते हैं तो बहुत सारे देश ये सोचेंगे कि कहीं न कहीं भारत की ही गलती है, जिसकी वजह से भारत नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों, क्योंकि भारत ही पहले वार्ताएँ स्थगित कर देता है। भारत तमाम तरह की बातें सोचता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएँ कहीं न कहीं बनी रहती हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता करने से अचानक ना तो कश्मीर मुद्दा हल हो जाएगा और ना ही भारत विरोधी जो नीतियाँ हैं वो बदल जाएँगी। बिल्कुल सही बात है, कहीं न कहीं ये बातें हम देख सकते हैं कि भारत के साथ जो वार्ताएँ हैं अचानक ना तो अगर पाकि सॉरी भारत ये कहता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अचानक वार्ताएँ स्थगित कर देते हैं, तो ना तो कश्मीर मुद्दा हल हो सकता है और ना ही भारत विरोधी नीति बदल सकती हैं। लेकिन वार्ता से संबंधों की बेहतरी की बात संभावना की जा सकती है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हम सोचिए एक बार, इसको आप सोचिए, अगर आप अपने पिताजी से, यहाँ पर वैसे पाकिस्तान के साथ पिताजी नहीं भाई से छोड़ देते हैं, चलिए मान लीजिए आप बड़े भैया और छोटे भैया हैं, दो लोग, ठीक है, और आपस में क्या होता है, कोई अनबन होती है और आपस में आप बातचीत करना बंद कर देते हैं। बातचीत करना बंद कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है दोस्तों, फिर कोई भी मसले का समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, यदि बातचीत करते रहेंगे तो कहीं न कहीं समस्या का जो समस्याएँ होंगी उसका समाधान निकलेगा। उसी तरह से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भारत ये कह रहा है, अगर हम पाकिस्तान के साथ अपनी वार्ताएँ स्थगित कर भी देते हैं, तो कश्मीर का मुद्दा तो हल नहीं होगा और ना ही जो पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है, जो उसकी विदेश नीति है, भारत विरोधी, वही बदल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम वार्ताएँ करते रहते हैं, बातचीत जारी रखते हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है आगे चलकर बेहतर हो सकता है। ठीक है, भारत का सोचना यही है। ठीक है, वैसे अगर भारत ऐसा सोचता है तो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, ये बातें सत्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सरकार का यह तर्क है कि सेना अत्यधिक शक्तिशाली बन गई है और नवाज शरीफ कमज़ोर, अतः उनके साथ बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, भारत ने यह भी तर्क दिया कि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सरकार है, सॉरी, जो सेना है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वे बिल्कुल भी कमज़ोर हैं, यानी कि बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, तो उनसे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान के संबंधों को बनाते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा और बातचीत करना अनिवार्य होगा, लेकिन परिणाम की आशा करना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, हम परिणाम की आशा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान के साथ 1947 से ही हम पाकिस्तान को समझते आ रहे हैं, यानी कि 1947 से ही हम बातें समझते आ रहे हैं, चाहे वो शिमला समझौते की बात करें या किसी अन्य समझौते की बात करें। हमने बहुत सारे समझौते किए और बहुत सारे वादे भी हमने किया। कई बार हमने ऐसे-ऐसी कस्में खाई हैं, ऐसा लगता है कि मानो कि इसके बाद हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं गलत। यानी कि ऐसा पाकिस्तान ये सब हमें दिलासा दे देता है कि इसके बाद ये मान के चलिए कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसी जो दिलासाएँ हैं वे ज़्यादा समय तक नहीं चली। आइए समझते हैं कि भारत की रणनीति क्या रही है। लेकिन क्लास को और आगे पहुँचाने से पहले, यानी कि और आगे बढ़ाने से पहले, मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं वे क्या करें, शशि आईएएस अकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और मुझे लगता है कि मेरे सभी छात्र ये शशि आईएएस अकेडमी को बढ़ाने में हमारी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अब से। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि अब से बहुत सारे छात्र लगातार हमारे सहयोग करेंगे। यहाँ पर एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, कमेंट आप ज़रूर किया करें। क्लास यदि आपको बेहतर लगा करे तो एक बार कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम सही पढ़ा रहे हैं और सही तरीके से आपको समझा पा रहे हैं। आइए समझते हैं अब आगे की बातों में क्या कहा जा रहा है। भारत कहता है कि भारत की रणनीति ये है कि भारत की स्ट्रैटेजी ये है कि पाकिस्तान के संबंध बनाते हुए भारत को बहुआयामी रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। भारत कहता है अगर पाकिस्तान के साथ संबंध को बनाना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिक्स अपनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, यानी कि बहुआयामी रणनीति अपनाना पड़ेगा। वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार अलग थलग पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जाए तो ग्लोबल स्तर पर भी पाकिस्तान आतंकवाद की वजह से लगातार अलग थलग पड़ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने की भी चेतावनी दी है। बिल्कुल, अमेरिका ने एक तरीके से कहा है पाकिस्तान को कि जल्द से जल्द आतंकवाद की जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको जल्द से जल्द पाकिस्तान को समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिक्स में क्या कहा गया कि ब्रिक्स के द्वारा भी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की भी आलोचना की गई।
अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, आप लोग सदस्य के रूप में एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं। चलिए, ब्रिक्स संगठन के द्वारा भी यह कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को कहीं न कहीं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, संगठनों को ख़त्म करना चाहिए। इसको लेकर काफ़ी आलोचनाएँ भी हुई हैं। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की कहीं न कहीं निंदा की है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि आतंकवाद की भी निंदा की गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भले ही भारत पाकिस्तान का संबंध जो है यूएई से अच्छा है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वहाँ के देशों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया है, यानी कि निंदा किया है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सामरिक रणनीति सीमा प्रबंधन को बेहतर करना है। भारत की सामरिक रणनीति ये है, स्ट्रैटेजिक रणनीति ये है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं भारत को क्या करना चाहिए, अपने सीमा को प्रबंधन यानी कि अपने जो बॉर्डर है उसको बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भारत को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में, कि चीन और पाकिस्तान के बीच क्या आर्थिक गलियारे हैं। जैसे कि बात करते हैं, कहा जा रहा है कि वर्तमान में पाकिस्तान में निवेश करने वाला सबसे बड़ा अगर कोई देश है वो है चाइना है। बिल्कुल सत्य बात है कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कोई निवेश किया है तो वो है चाइना ने ही निवेश किया है। आखिर ऐसा चाइना करता क्यों है? देखिए, दरअसल क्या है कि भारत को काउंटर करने के लिए ही चाइना ऐसा करता है, और पाकिस्तान भी ऐसा करता है, चाइना के साथ अच्छा संबंध इसीलिए बनाता है क्योंकि भारत को काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि चीन ने वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBR परियोजना के अंतर्गत सीकियांग के कासगर को बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से भी जोड़ रहा है, और जिससे चीन को सीकियांग प्रांत में तेल और वस्तुएं भी भेजने में आसानी हो जाएगी, और सीकियांग में प्रवेश के लिए समूचे हिंद महासागर की यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी, और सीकियांग का हिंद महासागर में सीधे प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, ये दोनों देश क्या क्या रणनीतियाँ बनाते रहते हैं। आइए समझते हैं कि पाकिस्तान को लाभ क्या होने वाला है और कहाँ से कितना लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि बात करते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है। बिल्कुल सही बात है, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है। यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे संपन्न क्षेत्र अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का क्षेत्र जो बलूचिस्तान है वो काफ़ी संपन्न है। ग्वादर पत्तन और CPEC के विकास से बलूचिस्तान के अलगाववाद गतिविधियों पर भी नियंत्रण होगा, और पाकिस्तान का कराची पत्तन का भी विकल्प प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और CPEC के बारे में बात करते हैं कि भारत और CPEC क्या है। दरअसल बात करते हैं, CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जा रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए चीनी अधिकारियों और सैनिकों को भी तैयार किया गया है। दरअसल इसकी सुरक्षा के लिए कि चीन के जो सैनिक हैं या चीन के जो अधिकारी हैं उनको भी तैनात किया गया है। अतः पाकिस्तान कश्मीर में सीधे चीन की उपस्थिति बढ़ा रहा है। देखिए, पाकिस्तान लगातार क्या कर रहा है, चीन की उपस्थिति सीधे और कहाँ बढ़ा रहा है, कश्मीर में बढ़ा रहा है, जो कि भारतीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर विषय भी माना जाता है, एक गंभीर खतरा भी माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्वादर पत्तन का भी सैन्य उपयोग किया जा रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त ग्वादर पत्तन का भी सैन्य उपयोग किया जा रहा है, जिससे हिंद महासागर में भारतीय सुरक्षा के लिए नवीन चुनौतियां भी प्राप्त होंगी। तो इससे क्या होगा, हिंद महासागर में भारतीय चुनौतियों के लिए भी नवीन सूचनाएं प्राप्त होंगी, और इससे बढ़कर भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करना चाहता है। बिल्कुल, इससे क्या है कि भारत पाकिस्तान को ये चाहता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन का उपयोग करके भारतीय हितों के लिए गंभीर चुनौती भी पैदा कर रहा है पाकिस्तान बिल्कुल ज़्यादातर क्या कर रहा है, चाइना का ही उपयोग कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत से लड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी जोखिम है। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर चाइना इसके लिए तैयार हो जाता है, यानी कि भारत से लड़ने के लिए अगर चाइना तैयार हो जाता है तो हमारे लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान चाह रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसी रणनीतियाँ अपना रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि भारत ऐसी तमाम तरह की चीज़ें बहुत पहले ही कर चुका है। भारत को पहले ही पता है सब बातें, ठीक है, कि पाकिस्तान क्या चाहता है, और उसकी सभी चीज़ों को नाकाम कर देता है भारत। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच
विवाद का मूल कारण है दोनों देशों के गहरे अविश्वास। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के विश्वास जो आज मूल कारण है दोनों देशों के बीच का, जो विवाद का मूल कारण है वो है गहरे अविश्वास, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध संचालित कर रखा है। बिल्कुल, छद्म युद्ध के बारे में हमने आपको बताया है कि डायरेक्ट युद्ध न करना। छद्म युद्ध का मतलब चलिए फिर से समझा देता हूँ। डायरेक्ट युद्ध न करना, बल्कि क्या करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना या तमाम तरह के अलगाववाद को बढ़ावा देना, यही है छद्म युद्ध है। जो सीधे एक तरीके से न लड़ा जाए, बल्कि एक तरीके से धोखाधड़ी से लड़ा जाए, जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान को यह भय है कि भारत उसका विनाश कर देगा। जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर मैंने भारत से डायरेक्ट युद्ध किया तो कहीं न कहीं हमारा विनाश कर देगा भारत। और दोनों देशों के बीच विद्यमान नदी जल विवाद और भूमि विवाद और कश्मीरी आपसी अविश्वास का ही मूल कारण है। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो किस लिए एक तरीके से ज़्यादा खराब है, क्योंकि गहरे अविश्वास का मतलब ये है कि दोनों देशों में क्या है कि दोनों देश एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कुलभूषण जाधव के बारे में, यहाँ कुल हो जाएगा। कुलभूषण जाधव विवाद भी यही अविश्वास का ही परिणाम है, और जिससे दक्षिण एशिया में आज भी शांति बनी हुई है और दक्षेस प्रभावी नहीं हो पा रहा है, यानी कि सार्क प्रभावी नहीं हो पा रहा है। दरअसल बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जून 2016 में भारतीय व्यवसायी कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया है कि पाकिस्तान भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ का ये सदस्य है। देखिए, पाकिस्तान ने एक तरीके से जो कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है, जबकि कुलभूषण एक व्यवसायी हैं, ठीक है, वे एक तरीके से व्यापारी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार करके क्या कहा, बताया है कि ये भारत के रॉ एजेंट हैं। ठीक है, और बलूचिस्तान में कई आतंकवादी गतिविधियों में ये सम्मिलित रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा तर्क देते हुए कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस आधार पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने गुप्त रूप से अभियोग चलाकर कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड दे दिया है। इसी आधार पर देखा जाए तो पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने गुप्त रूप से अभियोग चलाकर कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड दे दिया। बिल्कुल सही बात, पाकिस्तान ने क्या किया, एक ऐसा है मतलब एक तरीके से एक ऐसा मुकदमा चलाया, और जो गुप्त मुकदमा चलाया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने क्या किया, कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड भी दे दिया। इस संबंध में भारत सरकार का यह मानना है कि कुलभूषण जाधव को एक भारतीय व्यवसायी है, जबकि भारत ने यह तर्क दिया है, भारत ने साफ साफ कहा है कि कुलभूषण जाधव कोई रॉ एजेंट नहीं है, जब वो केवल और केवल एक व्यवसायी यानी कि एक व्यापारी हैं, जिसे पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया है। कुलभूषण जाधव ने दबाव में आकर अपना अभियान जारी किया है, जिसमें स्वयं को रा का अधिकारी स्वयं स्वीकार कर रहा है। दरअसल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुलभूषण जाधव पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा, उसे जान से मारने की धमकी दी गई और काफ़ी ज़्यादा यातनाएं उसे दी गई, जिसकी वजह से उसने अपने आप को रॉ का एजेंट मान लिया है। ठीक है, देखिए दरअसल क्या है, ये बात सत्य है कि भाई किसी के भी जान की बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जान को बिल्कुल जोखिम में डालकर वो कुछ ना माने। ठीक है, अपने बचाव के लिए व्यक्ति कई बार क्या होता है, झूठ भी बोल देता है। तो कुलभूषण जाधव ने कहीं न कहीं झूठ बोला है, ठीक है, और भारत ने यहाँ तर्क भी दिया है। पाकिस्तान के अदालत ने निर्णय के विरोध में भारत ने पाकिस्तान के अदालत के निर्णय के विरोध में क्या हुआ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी आज याचिका दायर की। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के इस फैसले से क्या हुआ कि पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर भारत ने क्या किया, इंटरनेशनल यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी याचिका डाल दी है, और कहा है कि पाकिस्तान सैन्य अदालत द्वारा जो दिया गया निर्णय है मानवाधिकार के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय के प्रावधान के बिल्कुल विपरीत माना जाता है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ना तो काउंसलर एक्सेस दिया है और ना ही खुली अदालत में इसके मामले को सुनवाई की है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान ने बिल्कुल भी कुलभूषण जाधव को कोई भी काउंसलर एक्सेस नहीं दिया है कि वो अपने बातचीत कर सके और अपने बचाव में कोई पक्ष रख सके, और ना ही खुली अदालत उसके लिए बनाई है। खुली अदालत में उसकी सुनवाई की जा रही है जिससे वो अपनी पक्ष को रख सके, और अभी भी यह मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विचाराधीन बना हुआ है। यानी कि जो कुलभूषण जाधव का मामला है आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पर बना हुआ है, वो बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आज भी विचाराधीन बना हुआ। आइए अब समझ लेते हैं कि चीन पाकिस्तान संबंध और भारत पर प्रभाव क्या है। चीन पाकिस्तान के बीच सामरिक मित्रता भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी मानी जाती है। चीन पाकिस्तान के बीच मित्रतापूर्ण संबंध को 1963 से हुई, और जबकि चीन के द्वारा
चीन पाकिस्तान के बीच जो संबंध यानी कि जब मित्रता के हाथ बढ़ता है, दोनों देश एक तरीके से एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो 1963 से होती है। जबकि जब चीन के द्वारा 1962 में युद्ध होता है यानी कि भारत को हरा देता है, तब ऐसा होता है। देखिए, जब चीन क्या करता है 1962 में क्या करता है, भारत पर युद्ध करता है, तो उसके बाद चीन को पाकिस्तान को यह पता चल जाता है कि चीन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि उधर भारत का दुश्मन चाइना भी बन जाता है और मैं भी बन जाता हूँ, तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन, सॉरी, जो मतलब एक हमारा दुश्मन और दूसरे व्यक्ति का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त हो सकता है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से ऐसा पाकिस्तान कहता है, या अगर मैंने कोई तर्क में कुछ इधर उधर कहा हो, ठीक है, तो ये वाला लाइन आप सही कर लीजिए, वैसे कोई लाइन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चीन के द्वारा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में भी सहायता की जा रही है। चीन ने क्या किया है कि पाकिस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें भी सहायता प्रदान की है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने चीन को सर्वाधिक वरीय यानी कि एमएफएन राज्य का भी दर्जा दिया है। पाकिस्तान के द्वारा क्या हुआ है कि चीन को एमएफएन का भी दर्जा दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान ने क्या किया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दिया है, किसको, चाइना को। चीन के द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पत्तनगाह का भी विकास किया जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान चीन क्या कर रहा है, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का जो हिस्सा है, ग्वादर बंदरगाह पर काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है। ग्वादर और पत्तन को काराकोरम राजमार्ग के द्वारा चीन के जिंगयांग प्रांत को जोड़ा जा रहा है। चीन के द्वारा काराकोरम राजमार्ग पर आर्थिक कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है। तो चीन के द्वारा अगर देखा जाए तो काराकोरम राजमार्ग पर आर्थिक कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में भी तैनात कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल जाते हैं। चीन के जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान के जो पीओके वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी देखने को हमें मिलते हैं। पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर का एक भूभाग सक्सगाम घाटी का क्षेत्र चीन को प्रदान कर दिया है। दरअसल बात करते हैं तो पाकिस्तान ने क्या किया है, चीन को सक्सगाम घाटी दे दिया है और वर्तमान में चीनी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान बन गया है। तो चीनी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार अगर बना है तो वो पाकिस्तान बन गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यह बिंदु जो है ध्यान रखने की योग्य है कि वर्ष 2000 के बाद चीन और रूस के बीच भी सामरिक संबंधों की स्थापना की जा चुकी है। दरअसल क्या होता है, हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि रूस के साथ भारत और रूस का जो संबंध है काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि रूस के साथ भारत का संबंध अच्छा रहा। लेकिन 2000 के बाद क्या होता है कि यहाँ पर चीन के साथ भी रूस का संबंध बेहतर हो जाता है और रूस के द्वारा चीन को अत्यधिक महत्वपूर्ण हथियार भी प्रदान किए गए और चीन इन हथियारों को पाकिस्तान को भी प्रदान करता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उधर देखिए अब कैसे हो रहा है, उधर देखिए एक बार कि एक तरीके से रूस से क्या हो रहा है कि चाइना ले रहा है, किसको, चाइना ले रहा है रूस से हथियार, और चाइना अपना हथियार किसे प्रदान कर रहा है, पाकिस्तान को प्रदान कर रहा है। चीन द्वारा पाकिस्तान का प्रयोग करके भारत को सदैव संतुलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बिल्कुल, भारत को कहीं ना कहीं असंतुलित करने में कह सकते हैं ये लोग प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच सिविल परमाणु समझौता भी संपन्न हो चुका है। चीन और पाकिस्तान के बीच सिविल परमाणु समझौता भी संपन्न हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध भारतीय सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने पर भी बल दिया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत ने भी चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बेहतर तरीके से बल दिया है। चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो $80 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि भारत और चाइना का जो व्यापार है 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इसलिए चीन जो है भारत के बाज़ारों पर अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है और भारत के साथ चीन निवेश के समझौते को भी क्रियान्वित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर चीन थोड़ा से तो एक बार ये भी सोचता है कि मुझे ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ नहीं, कुछ भारत के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर करना होगा, ताकि एक तरीके से क्या होगा कि हमारे लिए बेहतर होगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरी रहेगी। और एक तरफ भारत भी यही चाहता है कि थोड़ा से चीन को अपने बाज़ार में उससे एक्सेस देते रहना चाहिए, ताकि क्या हो कि चीन को इस बात का डर रहे कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कुछ भी किया तो भारत इधर से उसका व्यापार बंद कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत चीन मिलकर CBIM यानी कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार और इकोनॉमिक
कॉरिडोर यानी कि आर्थिक कॉरिडोर के भी निर्माण के समझौते को स्वीकार कर लिया है। चीन के द्वारा प्रस्तावित एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक यानी AITB का भी भारत सदस्य बन गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी भारत सदस्य बन गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए चीन और पाकिस्तान के मधुर संबंध से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए भारत चीन के साथ विवादों को सुलझाने का भी प्रयत्न कर रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर दबाव, एक मिनट दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं। चीन और पाकिस्तान के मधुर संबंध से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए भारत चीन के साथ विवादों को सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है। बिल्कुल, भारत ये चाह रहा है कि चीन के साथ हमारे जो विवाद हैं वे सुलझ जाएं। तो इससे क्या हो सकता है कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है। यानी कि इससे क्या हो सकता है कि पाकिस्तान पर भी दबाव बनाया जा सकेगा, क्योंकि जब चीन के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चाइना थोड़ा पाकिस्तान क्या होगा, थोड़ा से डरने लगेगा। अफ़गानिस्तान के संबंध को बेहतर करने पर भी भारत ने बल दिया है, जिससे एक तरफ जैसे कि एक तरफ अब समझिएगा इस कहानी को, इधर जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि मैं चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाए रखूँ और जिससे क्या हो कि भारत पर दबाव डालता रहूँ। ठीक है, और इसकी वजह से भारत ने भी देखा कि चाइना जो हमारे साथ उतना ज़्यादा तो समझौता कर नहीं रहा है और उतना ज़्यादा हमें है एक तरीके से क्या रहा है, भाव भी नहीं दे रहा है। तो भारत ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने संबंध को बेहतर कर लिया ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं हमारे लिए हम संतुलन में हैं, यानी कि हम संतुलित हो सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाइना को लेकर कोई भी गतिविधि करता है तो भारत भी अफ़गानिस्तान को लेकर तमाम तरह की गतिविधियाँ कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकता है अगर पाकिस्तान ऐसा करता है। क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा निवेश किया है अफ़गानिस्तान में और भारत ने बहुत कुछ दिया है अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को अगर देखा जाए और यहाँ पर नेपाल को, तो इन सभी देशों को भारत ने बहुत कुछ दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने भूटान को भी बहुत दिया है, बहुत कुछ। लेकिन भूटान एक ऐसा देश है जो मैं मानता हूँ कि भारत के साथ उसका संबंध बेहतर है और भूटान हमेशा से भारत के साथ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल तो आप जानते हैं पहले हमारे साथ ही रहा, लेकिन नेपाल की जो जनता है वो हमारे साथ है। ठीक है, वहाँ की सरकार बार बार एक तरीके से बदलती रहती है, यानी कि अपने नियम बदलते रहते हैं। पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाली आतंकवादी गतिविधियों का प्रभाव चीन के जिनजियांग प्रांत को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन के द्वारा पाकिस्तान पर आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। आगे बढ़कर देखा जाए तो फिर कहा जा रहा है वर्तमान में चीन का जिनजियांग प्रांत आतंकवाद से अत्यधिक प्रभावित है और भारत के द्वारा आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए चीन से सहयोग का आह्वान किया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए चीन का जो जिजियांग प्रांत है आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित है और भारत क्या कर रहा है, इसी आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए चीन से सहयोग के आह्वान कर रहा है। और चीन से आह्वान कर रहा है ताकि भारत और चाइना मिलकर क्या कर सकें कि पाकिस्तान को काउंटर कर सकें और साथ ही साथ एक तरीके से आतंकवाद पर भी लगाम लगा सकें। लेकिन चाइना ऐसा सुनता नहीं है, चाइना कभी भी ऐसा सुनता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा भारत के साथ मिलता हूँ तो सीधी कार्रवाई मुझे करनी पड़ सकती है और भारत के साथ, और जिससे हो सकता है कि चाइना और भारत के जो रिश्ते चाइना जानता है कि इससे पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो बेकार हो सकते हैं। यद्यपि चीन कभी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की सीधी आलोचना नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान की कभी भी सीधी आलोचना चाइना नहीं करता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि मित्रतापूर्ण में देखे जा सकते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए भारत को चीन के साथ संबंध बेहतर करना होगा। इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या होगा कि भारत को चाइना के साथ संबंध बेहतर करना होगा और भारत की सुरक्षा की तैयारियों को भी बेहतर बनाने की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को प्रति संतुलित करने के लिए भारत के द्वारा जापान और वियतनाम के साथ भी मधुर संबंध बनाए जा रहे हैं। भारत अमेरिकी संबंध को भी प्रगाढ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, भारत क्या कर रहा है कि जब चाइना नहीं मानता है तो फिर भारत भी अपना एक नया नियम बनाता है। देखिए, जब चाइना नहीं मानता है तो फिर भारत क्या कहता है, ठीक है अगर तुम हमारी बात को नहीं मान रहे हो तो हमारे साथ हम जापान के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे, हम वियतनाम के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे, अमेरिका के साथ हम अच्छा संबंध बनाएंगे। तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा मजबूत हो गई और फिर तुम हमारी बात तो सुनोगे ही सुनोगे। आइए समझ लेते हैं भारत और पाकिस्तान के लास्ट बातों के बारे में। तो आज भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे।
तो दोस्तों आइए पहले समझ लेते हैं, फिर आज की जो लास्ट बातें हैं उसको फिर हम समझ लेते हैं। और उसके बाद आप कौन से संबंध, क्या भारत और चाइना के संबंध इसके बाद पढ़ना चाहेंगे या भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध पढ़ना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए समझ लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अंतिम निष्कर्ष पर क्या कंक्लूजन निकलता है। भारत पाकिस्तान संबंध विश्व के सर्वाधिक जटिल संबंध हैं जिनके बीच केवल विवाद है। दोनों देशों के बीच पर गोलीबारी होती रहती है। परमाणु क्षमता वाले भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग दक्षिण एशिया में अस्थिरता या अंतर्राष्ट्रीय शांति आवश्यक है। सॉरी, मध्य मध्यस्थता यानी कि स्थिरता अच्छा होना जरूरी है। इसको समझ लीजिए फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं काफ़ी ज़्यादा जटिल हैं, लेकिन ये केवल विवाद हैं और दोनों देश पर बिल्कुल हमेशा आप देखते हैं कि गोलीबारी हमेशा होती रहती है। अब दोनों ही देशों के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों देशों की विशेषता ये है कि दोनों ही परमाणु क्षमता वाले देश हैं और दक्षिण एशिया में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आगे चलकर क्या हो सकता है कि समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों आगे की क्लास में आप क्या पढ़ना चाहेंगे एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं आज से पूरी तरीके से फिनिश हो रहे हैं। ये है अंतिम क्लास भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। ठीक है, आप सभी लोगों को भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताइएगा और थोड़ा से अच्छे से सारी बातों को समझ लीजिए। एक बार जो लोग देख चुके हैं वे क्या करें, दोबारा सारी वीडियो को देख लें और नोट्स अब बना लें। ठीक है, नोट्स बिल्कुल शॉर्ट बनाएं। ठीक है, देखिए अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो मैं दे सकता हूं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप स्वयं से नोट्स बना लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक बार और देखकर जितनी भी शॉर्ट चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके आप उसको बना लीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध आपके पास अच्छे, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध के लिए आपके पास अच्छे नोट्स हो जाएंगे और इससे इससे क्या होगा कि आपके मेंस और आपका प्रीलिम्स भी अच्छा हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी और दिन, यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज कि भारत और भारत के साथ किसके संबंध आप पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।